एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टोरी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग, जिसे फ्रॉग ब्रीदिंग भी कहा जाता है। हम इसकी डेफिनेशन, मैकेनिज्म, इंडिकेशन, बेनिफिट्स एंड फिजियोथेरेपी का क्या रोल है वो देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग देखा था, वो आप देख सकते हो। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रॉग ब्रीदिंग, ठीक है, is a special breathing technique in which a person uses the tongue, pharynx, and mouth muscles to force air into the lungs when the respiratory muscles are weak. तो जब आपके रेस्पिरेटरी मसल्स, मेनली डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, जो इंस्पिरेटरी मसल्स है, तो इसमें पेशेंट टंग, फेरिंग्स एंड माउथ का यूज करता है एयर को अंदर लंग्स में पुश करने के लिए। तो इस तरह की टेक्निक को ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स इन सब का यूज करते हैं इसलिए। और मेनली देखो तो मेढक जो होता है, फ्रॉग होता है, उसमें भी यही मैकेनिज्म देखने को मिलता है। मेढक भी, फ्रॉग भी इसी तरह एयर को अंदर पुश करते हैं लंग्स में, मतलब जो गल्प करते हैं एयर को। तो इस तरह के मैकेनिज्म से ही इसको नाम फ्रॉग ब्रीदिंग भी कहा गया है। It is commonly used in patients with high cervical spinal cord injury, neuromuscular disorder और severe respiratory muscle weakness। तो मेनली हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है, C3, C4 एंड C5 लेवल पे अगर इंजरी हुई है तो ये जो आपकी फ्रेनिक नर्व होती है उसको, फ्रेनिक नर्व को सप्लाई करता है ये C3, C4, C5 नर्व रूट। तो जब अगर हाई स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो गई तो ये क्या होगा, नर्व रूट कट हो जाएगा और डायफ्राम मसल को नहीं सप्लाई कर पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके मसल वीक हो जाएगा, आप इंस्पिरेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस टेक्निक का, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग का यूज किया जाता है हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो तब। और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में मेनली MND हो गया, ठीक है, मोटर न्यूरॉन डिजीज एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, और भी पोलियोमाइलाइटिस हो गया। तो उन सारी कंडीशन में क्या होगा, आपके मसल जो हुए, इंस्पिरेटरी मसल, रेस्पिरेटरी मसल, वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो उन सब में आप ये वाली एक्सरसाइज, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग वाली करवाओगे। अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। एयर, माउथ ओपन करोगे, एयर अंदर गल्फ करोगे उसको, एंड देन टंग कलेक्ट्स एयर, टंग कलेक्ट कर लेगा एयर को, देन माउथ आपका क्लोज होगा, सॉफ्ट प्लेट क्लोजेस हो जाएंगे, एंड देन टंग पुश करेगा एयर को फेरिंग्स के अंदर। फेरिंजियल मसल जो होंगे वो पुश करेंगे एयर को लंग्स के अंदर। तो इस तरह से लंग्स आपका इन्फ्लेट होगा। इस तरह से नॉर्मल फ्रॉग भी स्वेलिंग इसी तरह से एयर को करते हैं, इसलिए इसे फ्रॉग ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब आप देखो इसमें एयर प्रॉपर माउथ में आ गई, ठीक है। फिर माउथ कलेक्ट करेगा एयर को, उसके बाद फेरिंग्स में जाएगा, एंड देन एयर पुश इनवर्स। फिर एयर कहाँ पे होगा, इनवर्स लंग्स में पुश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल ये मैकेनिज्म होती है। इसमें हम डिटेल में देखते हैं, प्रिंसिपल के साथ इसकी टेक्निक देखेंगे। द पेशेंट टेक्स अ सीरीज ऑफ स्मॉल गल्फ ऑफ एयर एंड पुशेस देम इनटू द लंग्स यूजिंग द टंग एंड थ्रोट मसल्स। तो पेशेंट सीरीज ऑफ गल्फ याद रखना है। ये मेनली पेशेंट किस तरह से एयर को गास्प करेगा माउथ में, स्मॉल गल्फ में 3 to 5 स्टार्टिंग में करना है, देन 5 to 7 एंड देन 7 to 10। इस तरह से स्मॉल गल्फ मतलब एक बार आपने इंस्पिरेशन किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार माउथ के थ्रू उसको इकट्ठा करते रहना है एयर को, एंड देन सब इकट्ठा हो जाए उसके बाद टंग के थ्रू उसको पुश करना है लंग्स में। क्लियर है। तो इस तरह से इस गल्फ को स्ट्रोक भी कहा जाता है। Usually 6 to 10 strokes are combined to produce a one large breath। तो इस तरह से पेशेंट को सिखाना है। मेनली आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस तरह से क्रैक करते हैं। प्रैक्टिकल वीडियो देख लेना आप। स्टेप 1 में देखो, सीट कंफर्टेबली इन अपराइट पोजीशन में पेशेंट को बैठना है।
स्टेप 2 में ओपन द माउथ स्लाइटली, स्लाइट माउथ ओपन करना है। देन टेक अ स्मॉल गल्फ ऑफ एयर इनटू द माउथ। उसके बाद क्लोज लिप्स एंड यूज द टंग एंड फेरिंग्स मसल्स टू पुश एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, उसके बाद एयर को आप पुश करोगे लंग्स में। इस तरह से रिपीट करना है आपको। सिवियर स्ट्रोक्स अंटिल द लंग्स आर फिल्ड, जब तक आपका लंग पूरा एयर से नहीं भर जाता तब तक आपको ये रिपीट करना है। एंड एक्सेल नॉर्मली, एक्सेल नॉर्मली करना है, नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू भी कर सकते हो। तो अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है कि डायाफ्राम मसल आपका नॉर्मल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अंदर कैसा, लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। एयर जब अंदर एंटर्स होगा लंग्स में तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे एयर की जो एक्सपांसन जो होता है वो नॉर्मल बना रहे। ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग में उल्टा होगा। लंग्स और फेरिंग्स मसल का यूज करोगे तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा लंग्स में, और एयर फोर्स्ड इनटू लंग्स, फोर्सफुली एयर जो आप अंदर की ओर पुश करते हो उससे क्या हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मेनली ये मैकेनिज्म रहती है। अब इसके इंडिकेशन देख लेते हैं। कौन से पेशेंट में आप ये करवाओगे ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग, जिसके हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, डायफ्रामेटिक वीकनेस है, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस है, तो उन सब पेशेंट में आप ये टेक्निक करवा सकते हो। मेनली इंस्पिरेशन वीक है तब। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या आएगा, सीवियर बल्बार डिस्फंक्शन हो गया, उसमें नहीं करवाना है। अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, सीवियर स्वॉलोइंग डिसऑर्डर है, रिस्क है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब कोई ऐसी चीज निगल ली है पेशेंट ने जो लंग्स में चला गया है या फिर लंग्स में फ्लूइड भर गया है, तो उन सब पेशेंट में आपको ये नहीं करवाना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं, क्या फायदा होगा ये करने से। इंक्रीज लंग वॉल्यूम, आपके लंग वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी है ये सब इम्प्रूव हो जाएगा। कफ इफेक्टिवनेस मतलब कफ करने में हेल्प होगा। इम्प्रूव स्पीच ड्यूरेशन, हेल्प्स मेंटेन चेस्ट एक्सपांसन, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वेंटिलेटर्स इन सिलेक्टेड पेशेंट एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। आपको ये करने से आपका जो ऑक्सीजन मतलब और CO2 का है वो अच्छे से एक्सचेंज हो पाएगा। अच्छे से आप सीख पाओगे इंस्पिरेशन किस तरह से मसल आप यूज करोगे, तो इंस्पिरेशन करना सीख लोगे तो आपको वेंटिलेटर पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका चेस्ट अच्छे से एक्सपांड होगा, लंग अच्छे से एक्सपांड होंगे। ठीक है, तो ये सब इसके बेनिफिट्स है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, इसमें कोई भी आपको इन्वेसिव नहीं करना पड़ता है, कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैन बी लर्न विथ प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इसे अच्छे से कर पाओगे। पेशेंट को बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाना है। स्टार्टिंग में आपको 3 to 5 स्ट्रोक्स से चालू करना है। यूजफुल इन रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, जिसके मसल वीक हो गए हैं उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये एडवांटेजेस है इसके। अब फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, टीच प्रॉपर ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीथिंग टेक्निक, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन। आप जो मॉनिटर होता है ICU में वो लगा रहता है, उसमें आपको चेक करना है, और घर पे आप पल्स ऑक्सीमीटर का यूज कर सकते हो। इम्प्रूव चेस्ट मोबिलिटी, मैन ट्रेन इफेक्टिव कफिंग, प्रोग्रेसिव इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रोक्स एंड एजुकेट पेशेंट एंड केयर गिवर्स। तो आपको पेशेंट को सिखाना है 3 to 5 स्टार्टिंग में यूज करे गल्फ, देन 5 to 7, इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल गल्फ का यूज करके पेशेंट को सिखाना है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है किस तरह से कफ करना है वो सब, एंड पेशेंट और उनके साथ जो फैमिली मेम्बर्स है उनको भी ये सब सिखाना होता है। ठीक है, तो ये था ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।